नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन हिंदी लेखकों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाली लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी चुनौती। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नीलम कुलश्रेष्ठ एक जाना माना नाम है। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। लाल छड़ी मैदान खड़ी, हम दिल से गए हम जान से गए, ऊपर वाले फ्लैट की खिड़की से आवाज़ आई। अपने नीचे वाले फ्लैट के सामने के लॉन में रोमी लाल पंजाबी सूट पहने कपड़े सुखा रही थी। टब में रखे हुए कपड़ों में से जैसे ही कोई कपड़ा उठाने वो नीचे झुकती, ऊपर से आवाज़ आती, हाय। रोमी गुस्से से भरी आंखें तरेड़ कर ऊपर की खिड़की पर नज़र डालती तो राठवा के चेहरे पर मधुर मुस्कान दौड़ जाती। उसके होठों के बीच दो अधटूटे दांतों की खाली जगह चमकने लगती। कम वक्त जाने कौन सी घड़ी में फ्लैट लिया था। वो गुस्से में बड़बड़ाती जल्दी जल्दी कपड़े सुखाकर अंदर फ्लैट में चली गई। राठवा की रात की ड्यूटी होती थी। उसका परिवार दूसरे शहर में रहता था। उसका आधा दिन तो आसपास ऐसी ताक झांक करने में बीतता और आधा सोने में। उसे न अपने पद का लिहाज था न अपनी इज्जत का। इस फ्लैट में आने के दूसरे दिन ही सलील के ऑफिस जाने के बाद रोमी सामने के लॉन में बाल काटती हुई निकली थी। तभी अंदर से गाने की आवाज़ आई, तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। रोमी ने अचरज से ऊपर देखते हुए सोचा शायद कोई युवक शैतानी में गाना गा रहा होगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि बालों को मेहंदी से रंगे हुए वो एक अधेड़ है। उसके ऊपर देखते हुए मुस्कुराकर छाती पर हाथ रखते हुए गा उठा, मार डाला हाय तेरी नज़र ने मार डाला। रोमी सकपकाती हुई जल्दी जल्दी अपने घर में आ गई। बड़ी मुश्किल से उसकी सांस काबू में आई। एक सप्ताह बाद रोमी बिल्डिंग के सामने फल वाले से फल खरीद रही थी। जैसे ही वो फल लेकर घूमी उसने देखा राठवा अपनी खिड़की में खड़े होकर कुल्ला करके बाहर तार पर सूखते हुए उसके कपड़ों पर पानी डाल रहा है। वो ज़ोर से चिल्लाई, आप ये क्या कर रहे हैं? देखते नहीं नीचे मेरे कपड़े सूख रहे हैं। तो मैं क्या करूं? खिड़की तो मेरी है, मैं जहां जो चाहे कर सकता हूं। आप बोलने वाली कौन होती हैं? राठवा का जवाब सुनकर रोमी की समझ में नहीं आया कि वो इस जड आदमी से क्या कहे। वो सारे गीले कपड़ों को लेकर अंदर आ गई और साफ पानी से धोकर फिर अंदर बरामदे में तार पर डालकर पंखा चला दिया। एक दिन उसकी बेटी कल्पना उसके पास आई और अपने हाथ में पकड़ी टॉफ़ी दिखाकर बोली, मम्मी मैं गेट पर खड़ी थी, ऊपर वाले अंकल ने 2 टॉफ़ी मेरे ऊपर फेंक दी। टॉफ़ी देने का ये भी कोई तरीका होता है? मुझे ऊपर बुलाकर टॉफ़ी नहीं दे सकते थे? खबरदार जो कभी ऊपर गई या गंदे अंकल से बात भी की, वो बिल्कुल जंगली है। रोमी ने कल्पना के हाथ से टॉफ़ी लेकर राठवा के दरवाजे के सामने रख दी ताकि राठवा उतरे तो अपनी टॉफ़ी का हाल देख ले। रोमी को यहाँ आए 1 ही महीना हुआ था। वो आसपास की महिलाओं से घुलने मिलने लगी थी। एक दिन शाम के समय 3-4 स्त्रियाँ बाहर खड़ी होकर अपनी बोरियत दूर कर रही थीं। रोमी ने शिकायत की, राठवा तो हमें चैन से नहीं रहने दे रहा। दोपहर में जरा भी बाहर निकलती हूँ तो कुछ ना कुछ डर्टी कमेंट्स ज़रूर करता है। दुष्ट को अपनी उम्र की शर्म भी नहीं आती। तुमसे पहले जो यहाँ श्रीमती प्रसाद रहती थी वो भी इससे तंग आ गई थी। उन्होंने तो जोड़ तोड़ करके किसी तरह दूसरी कॉलोनी में फ्लैट अपने नाम करा लिया। ये तो किसी भी उम्र की लेडी को नहीं छोड़ता, शीला ने कहा। शाम को घूमने या रात को खाना खाने निकलेगा तो हर आती जाती लड़की या औरत को देखकर कुछ ना कुछ फिक्रा कसेगा। कल मैं ही चपेट में आ गई। मेरे पास से गुनगुनाता निकला, कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, एक स्त्री ने कहा। रोमी गुस्से से बोली, तुमने चप्पल उतार कर कहा नहीं कि अभी बताते हैं कि कहाँ चल दिए? जैसे ही मैंने उसे घूर कर देखा तो दूसरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वैसे ही गुनगुना रहा हो। उनके बीच खड़ी कल्पना बोली, आंटी वो गाने भी पुराने ज़माने के गाता है, यदि नए गाने गाए तो मज़ा भी आए। तू चुप कर। रोमी ने अपनी बेटी की नासमझी पर उसे डांटा और बोली, सलील का गुस्सा बहुत तेज़ है, यदि उनसे शिकायत की तो इसे नीचे घसीट कर चौराहे पर पीट देंगे। उसका और हमारा तमाशा बन जाएगा। शीला बोली, हर आतताई का अंत होता है, इसका भी होगा। सब कुछ कुदरत के भरोसे छोड़ दो। रोमी चिढ़ उठी, तुम आज की स्त्री होकर उस नीच आदमी की ज्यादतियाँ इतने दिनों से चुपचाप सहती आ रही हो। कृष्णा मुंह लटकाते हुए बोली, हम लोग कर क्या सकते हैं? औरत की इज्जत तो कांच के बर्तन जैसी होती है, एक बार टूटी तो समझ लो गई। सब हंस पड़ी।
रोमी बोली। क्या दादी माँ के ज़माने की बात कर रही हैं? इससे आपकी इज्जत बढ़ रही है कि एक टुच्चा सा आदमी ऊट पटांग बोलता बेइज्जती करता हुआ निकल जाता है? कहना आसान होता है, किसी औरत के लिए किसी आदमी की अक्ल ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आपने मुझे समझ क्या रखा है? पूरी बिहारिन हूँ। देखा नहीं, राबड़ी देवी को पद दिया तो कैसे कटर पटर बोलने लगी। उसने अब हमें कुछ कहा तो बता देंगी, हम भी बिहार के हैं। बारिश के दिन शुरू हो गए थे। लड़कियों और औरतों का बाहर निकलना कम हो गया था। राठवा को अपना मुंह बंद करके रहना पड़ता था। उधर बारिश की बूंदों के साथ मिट्टी महकी, इधर महिलाओं को रोमी ने उकसाया। तीज का त्यौहार आने वाला है, क्यों न इस अवसर पर कॉलोनी की औरतें मिलकर कुछ रंगारंग कार्यक्रम करें। सबने एक स्वर में कहा, हमें कुछ आता नहीं है। स्कूल के समय की बात कुछ और थी, तब मंच पर एक दो ठुमके मार देते थे। वही ठुमके तो मैं आप सभी से लगवाना चाहती हूँ। इस बार हम लोग बिहार की कजरी पर नाचेंगे, रोमी ने तपाक से जवाब दिया। ना बाबा ना, मेरी कमर तो कमरा हो गई है, राधा ने बोला। तो आप मोटा ठुमका लगा लेना, रोमी ने अपने काजल भरी कटीली आंखों को घुमाते हुए कहा। पहले सब नाचने के लिए नाक चढ़ाती रहीं, लेकिन रोमी के हंसमुख और जोशीले व्यक्तित्व को देखकर धीरे धीरे सब में उत्साह जागने लगा। दोपहर में किसी के घर का कमरा बंद करके नाचने की प्रैक्टिस करती रहती। रोमी ने मोटी कमर वाली राधा को भाभी का रोल दिया, तो अपनी जैसी पतली कमर वाली दिव्या को ननदी का रोल दे दिया। जैसे ही कैसेट से आवाज़ निकलती, कैसे खेले जैबे सावन में कजरिया, सब ठुमकने लगती। जैसे ही गीत में ननद अपनी सुंदरता पर गीत गाते हुए ऐंठती, सब नाचना भूलकर ही करके हंसने लग जाती और फिर कहती, सबसे आके तो राठवा मरा पड़ा होगा। रोमी आंखें तरेर कर कहती, तुम इस लाइन की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लो, उस रद्दी राठवा को क्यों इसमें जोड़ देती हो? क्या करें, ये पंक्ति ही ऐसी है। दोबारा कैसेट लगाया जाता, लेकिन इस पंक्ति के शुरू होते ही फिर ही हू शुरू हो जाती। इस बार तो रोमी बिगड़ कर खड़ी हो गई। हमें अपने बिहार की छवि खराब नहीं करनी है, हमें नहीं कराना ये नृत्य। अरे नहीं नहीं रोमी, रूठो नहीं, हम लोग अब गंभीर होकर नृत्य करेंगे। वो भी गुस्सा फूल कर प्रैक्टिस करवाने लगती। तीज के त्यौहार में हॉल के बाहर उमड़ते घुमड़ते बादलों ने और अंदर कैसेट में संगीत के साथ घनघन करते उमड़ते घुमड़ते बादलों वाली कजरी ने समाही बांध दिया। घर लौटते समय रोमी ने राठवा की नज़र से बचने के लिए अपने सभी भारी भरकम गहने उतार कर पर्स में रख लिए और मुंह धोकर अपना मेकअप भी साफ कर लिया। उसका शक सही निकला। राठवा अपनी खिड़की में खड़ा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रोमी अपने घर में जाने के लिए मुड़ी, उसने अपनी सहेलियों से कहा, आप लोग मेरे यहाँ चाय पीकर जाइए। ना बाबा, आज नहीं, बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे, सभी एक स्वर में बोली। रोमी दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर घुसी, तभी ऊपर से आवाज़ आई, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। राठवा साहब, आप यहाँ संभल कर रहिए, आपके गाने बहुत सहेली है, रोमी ने क्रोध से तेज आवाज़ में ऊपर देखते हुए कहा। क्या यहाँ कॉलोनी में आपकी कम्युनिस्ट सरकार चलती है, जो हम खिड़की से सावन का गीत भी नहीं गा सकते? राठवा ने जवाब दिया। आपका गाना गाने का मन तभी होता है जब महिलाएं सामने होती हैं, रोमी ने कहा। आप लोग क्या अपने को हीरोइन समझती हैं, जो मैं आप जैसी दो दो बच्चों की माँओं को देख कर ही गाना गाऊंगा? राठवा ने कहा तो उसके होठों में से आगे के दो टूटे दांत फिर दिखाई देने लगे। हम लोग अपने पतियों से शिकायत कर देंगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, रोमी ने चेतावनी देते हुए कहा। लोग मुझे हाथ भी लगा कर देखें, पता नहीं मैं बैकवर्ड क्लास का हूँ, एट्रोसिटी एक्ट में बैकवर्ड क्लास वाले पर अत्याचार करने के जुर्म में पकड़वा दूंगा, राठवा कहकर बेशर्मी से जोर जोर से हंसने लगा। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इस धमकी से हम डर जाएंगे? एट्रोसिटी एक्ट में क्या ये लिखा है कि बैकवर्ड क्लास वाले स्त्रियों का अपमान करते रहें तो भी कोई कुछ ना बोले? रोमी जोर से चिल्लाई। तुम सबको देख लूँगा, कहते हुए राठवा ने भड़ाक से खिड़की बंद कर दी। बाकी स्त्रियां घबराने लगीं। तूने अच्छा नहीं किया रोमी, पता नहीं क्या कर बैठे। रोमी अपने घर में दरवाजे से बाहर निकल कर वापस उनके पास आ गई। तुम ऐसे नीच आदमी से डरती हो? यदि इसने कुछ किया तो मैं भी देख लूँगी। कमबख्त किसी अनपढ़ परिवार का होगा, उनमें से ये एक पढ़ लिख गया होगा तो पता नहीं अपने को क्या समझता है, रोमी गुस्से में बोली। तभी वो गाने गा गा कर हर स्त्री की टोह लेता रहता है, सभी एक साथ बोली। रोमी पर खास मेहरबान है, वो इसकी खूबसूरत पड़ोसिन जो ठहरी। तपाक से रोमी ने कहा, अपने इस पड़ोसी का रोमी के हाथों ही उद्धार होगा, देख लेना। बात आई गई हो गई। 10-15 दिन शांति से निकले होंगे।
एक दिन रोमी पलंग पर बैठी कल्पना की फ्रॉक में बटन लगा रही थी। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने कांता सहमी हुई खड़ी थी। रोमी को देखते हुए उसके गले लगकर रो पड़ी। वो राठवा, क्या हुआ? रोमी ने घबराते हुए पूछा। वो राठवा ऊपर है, कांता रुक रुक कर बोली। क्या हुआ, क्या किया उसने? रोमी ने पूछा। कांता अपनी रुलाई नहीं रोक पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना रोना बंद किया, फिर बताने लगी। मैं तिल धोकर उन्हें थाली में रख कर ऊपर सुखाने जा रही थी कि राठवा अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहने लगा, मुझे पता है चावला साहब टूर पर गए हैं, इसलिए तुम मेरे पास आई हो। उस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई, चल अभी मैं उसे ठीक कर देती हूँ, रोमी गुस्से से बोली। हम औरत हैं, हम क्या कर सकती हैं? मेरे तो डर के कारण हाथ से थाली वहीं छूटकर गिर गई, सारे तिल वहीं बिखर गए, कांता ने कहा। आज मैं उसे ठीक करके ही रहूंगी, मैं भी बिहारिन हूँ। आज उसने तेरा हाथ पकड़ा है, कल किसी और का पकड़ लेगा। चल मेरे साथ ऊपर चल, रोमी बोली। नहीं, मुझे डर लगता है, कांता ने कहा। अरे हम दो हैं, वो अकेला है, तब भी तुझे डर लगता है, रोमी ने समझाया। तो भी कांता नहीं मानी, बोली, मैं नहीं जाऊंगी। चलेगी कैसे नहीं? तुम जैसी औरतों की बुजदिली से ही तो इन लफंगे मर्दों की हिम्मत बढ़ती है, रोमी ने कहा। कांता अपना हाथ राठवा द्वारा पकड़े जाने से अभी तक कांप रही थी। रोमी की हिम्मत दिलाने पर वो किसी तरह ऊपर चलने के लिए तैयार हुई। रोमी ने एक हाथ में डंडा लिया और उसी से राठवा का दरवाज़ा खटखटा कर बोली, राठवा दरवाज़ा खोल। अंदर पूरे फ्लैट में जैसे मरघट सी खामोशी फैली हुई थी। वे दोनों देर तक दरवाज़ा खटखटाती रहीं। शोर सुनकर आसपास की स्त्रियां भी निकल आईं, बोलीं, क्या हुआ, क्या हुआ? तब तक राठवा की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो चुके थे। इन स्त्रियों की बिल्डिंग के नीचे देर तक मजलिस चलती रही, लेकिन राठवा के घर से आवाज़ भी नहीं आई और शाम तक तो उसके घर ताला पड़ गया। वो गायब हो गया था। रोमी ने ही कांता को समझाया, उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वो क्या होता है? कांता ने पूछा। मतलब पुलिस में इस घटना की रिपोर्ट करते हैं, रोमी ने समझाया। ना बाबा, पुलिस में जाने से बदनामी होगी, कांता ने कहा। उसके पति ने भी समझाया। देख लो, अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो उसकी आगे और हिम्मत बढ़ेगी। सभी के समझाने पर कांता पुलिस चौकी जाने के लिए तैयार हुई। रोमी की सलाह पर वो इस सरकारी कॉलोनी की महिला समिति की अध्यक्ष से मिली। कम उम्र की कांता को तो अपनी बात बताते हुए आंसू निकल पड़े। आज तक किसी ने हमारी उंगली तक भी नहीं पकड़ी, पहली बार किसी ने हमारा हाथ पकड़कर खींचकर अपमानित किया है, कांता ने रोते हुए कहा। कृपया रोइए नहीं, पूरी बात बताइए, अध्यक्ष ने सहानुभूति से अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा। कांता ने अपने आंसू पोंछकर पूरी घटना बताई। रोमी और साथ की स्त्रियों ने भी अपने अपने अनुभव सुनाए कि किस तरह राठवा ने कॉलोनी की स्त्रियों का जीना मुश्किल कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा, आप मुझे राठवा का पूरा नाम, उसका पद और विभाग का नाम लिख कर दीजिए, मैं संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी से बात करूंगी। पुलिस इन महिलाओं की रिपोर्ट पर छानबीन के लिए आई और आसपास की महिलाओं से बयान लेकर चली गई। राठवा तो गायब था ही। महीने भर बाद ही राठवा के दूसरे शहर में तबादले के आदेश आ गए। सजा के तौर पर उसकी नियुक्ति उस शहर में भी नहीं की गई जिसमें उसका परिवार रहता था। 2-4 दिन बाद सबने देखा राठवा का फ्लैट खाली था। वो कब चुपके से अपना सामान लेकर चला गया, किसी को पता ही नहीं चला था। उस खाली फ्लैट को देखकर सब स्त्रियों ने चैन की सांस ली और रोमी ने सोचा, अब कभी भी राठवा अपने नए शहर की नई कॉलोनी में आसपास की स्त्रियों को मनोरंजन की चीज़ समझने की सोचेगा भी नहीं। अभी आप सुन रहे थे पत्रकार रहीं वरिष्ठ कथाकार नीलिमा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी चुनौती। मनोरंजक होने के साथ साथ ये कहानी शिक्षाप्रद भी है। किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणियों को भी महिलाओं या युवतियों को नहीं सहना चाहिए। सहने से ही तो गलत लोगों को बढ़ावा मिलता है। चलिए फिर से मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।